हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 110 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है आपका और इनको हम सॉल्व कर दिया है। बस आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। मतलब पॉइंट्स पे मैंने आंसर लिखे ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे कुछ हेल्प मिल जाए। और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको अपने बुक पढ़ रखी है और आप उसकी बाद ही वीडियो देख लो ताकि आपका एग्जाम थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस हो जाए आपको एटलीस्ट कि क्या क्या करना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, उन पॉइंट्स का आपको याद रखना है और एग्जाम में आपको उसका इस्तेमाल करना होगा, राइट। भारत के इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री टॉपिक है। पहला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। वैसे तो बता तो सब पे होता है कि क्या है, बाकी इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। BHIC दिसंबर 2024, ठीक है। 100 मार्क्स मिलते हैं आपको, 3 घंटे लिखने के लिए एग्जाम, और 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चंस के लिए आपको 400 शब्दों में आंसर लिखना होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली 4 पेज लोग लिखते हैं, तो इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। कुछ लोग बोलते हैं कि पूरा पेज भर दो, जितना भी दिया होता है भर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी जो कंटेंट हो आप उसको उस पर ध्यान देना है कि आप अच्छा लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, राइट। बाकी अगर आपको नहीं आता ना एट द एंड, तब आपको लगता है तब आपको करना चाहिए वो, मतलब एग्जाम पूरा भरने वाला जो पेज होता है ना, वो पैटर्न तब अपनाओ जब आपको नहीं आता एग्जाम, ठीक है। उसको बस जो आपको लगता है कि नहीं मैं कहानी बनाऊंगा, तो फिर लिख दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको एटलीस्ट एग्जाम पास करना है, और क्या है। बाकी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कितने आएंगे, 8 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अवध के बारे में, कि जो अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसका विस्तार से वर्णन कीजिए, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो अवध जो है आपको पता है, तो शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है, अब आंसर्स दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले विस्तार कैसे हुआ मैंने आपको वही बताया, बस इसमें यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो मैंने पॉइंट्स में जो है विस्तार बता दिया है। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको, जितने भी पॉइंट्स हैं मतलब याद रखने हैं, और कुछ आप अपनी ओर से जो आपको लगता है आप उसको ऐड ऑन कर देना, ठीक है, अगर कम लगता है तो। सबसे पहले अवध की जो उदय है वो हम देखते हैं। सबसे पहला कि भाई जो 18वीं सदी है उसमें अवध का उदय हुआ, ठीक है, एक स्वतंत्र रूप में। मतलब उससे पहले मुगल शासन था ऑब्वियसली, तो उसके बाद जाके जो है एक अवध आया सामने निकल के, एक इंडिपेंडेंट राज्य बन गए, ठीक है, साम्राज्य बन के। और जो उसके राजा था, उसका राजा का नाम जो है शहादत खान बुरहान अल मुल्क, ठीक है। मतलब काफी लंबा चौड़ा नाम है, तो आपको आ, बुरहान या खान बुरहान करके नाम याद रख लेना, या फिर आ, शहादत खान, ऐसे कुछ नाम याद रख सकते हो आप लोग। तो आपको थोड़ा सा जो है याद रहेगा, तो आप लिख देना एग्जाम में, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, और क्या है। उसके अलावा बक्सर का युद्ध की बात करते हैं। तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और जो मुगल साम्राज्य जो थे उनके बीच में ये बैटल हुई थी, ठीक है। और इसके मतलब बंगाल नवाब जितने भी इंडिया के राजा हैं उनके बीच और ब्रिटिशर्स के बीच, मतलब कि 3 लोग थे यहाँ पे जितने भी हमारे भारत के राजा थे। अवध नवाब, बंगाल के नवाब, और जो मुगल साम्राज्य थे उनके राजा थे, उनके बीच में ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई थी, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स जीत गए थे इस लड़ाई में और वो सब हार गए थे। तो इस प्रकार से जो है अवध पे कब्जा हुआ ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अब देखो, सिर्फ अवध नहीं था उसका टारगेट था पूरा इंडिया को कवर करना। सबसे पहले अवध को जीता उसने, एक तरीके से जीता, मतलब इसमें कहने का मतलब है कि वो कठपुतली बन गया, ठीक है। फिर जब अवध जीत ही जाता है तो फिर वो बंदा, अदरवाइज जैसे कि ब्रिटिश जीत गई यहाँ पे, तो क्या होता है, ये संधि रखते हैं, ऑब्वियसली एक संधि होती है इनके आपस में कि भाई अब जो भी काम होगा वो बिना मेरी परमिशन के नहीं होगा, आप जितने भी आप जो सेना होगी वो मेरी परमिशन के बिना नहीं रख पाओगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। तो ये लोग एक संधियाँ वगैरह करते थे उस समय। तो उससे जो है हमारे इंडिया के जितने भी राजा महाराजा थे उन पे दबाव बनाने की कोशिश इनकी रहती थी, और इन्होंने उसमें कामयाब भी हुए ऑब्वियसली, ठीक है। तो बंगाल का नवाब, उसके बाद सहायता संधि और 1801 की संधि, मतलब 2 प्रकार की संधि है। वही कठपुतली वाली बात है यहाँ पर भी, कि जो हमारे भारतीय राजा थे वो एक प्रकार से कठपुतली बन गए अंग्रेजों की, और उनकी बिना मंजूरी के, बिना मर्जी के कोई भी काम नहीं कर सकते थे वो लोग, ठीक है। तो ये अवध जो है उसको ऐसे कंट्रोल में रखा, सिर्फ अवध नहीं बंगाल को भी, और जो भी राज्य थे, ठीक है, उनको भी, ठीक है। बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट था उसके लिए।
बेसिकली अंग्रेजों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी उसके अंदर फसलों की। उसके अलावा अवध है और मुगल शासक जहाँ पे रहते थे वो एरिया, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई, तो इलाहाबाद में संधि ने जो है ब्रिटिशर्स प्रभाव को और ज़्यादा औपचारिक रूप दिया। एक प्रोफेशनल रूप में, यानी कि एक कानूनी रूप में जो है वो आपको देखने को मिलता था इलाहाबाद की संधि से। इसमें क्या है कि भाई, जो जैसे कि मैंने आपसे संधि कर ली, है ना? इसको समझो कि मैंने आपसे संधि कर ली कि भाई, अगर तेरे ऊपर कोई परेशानी आती है तो मैं आपको जो है हेल्प करूँगा, ठीक है? अगर मेरे ऊपर आएगी तो तू मुझे हेल्प करियो। तो ये क्या है, ये एक इलाहाबाद की संधि थी। इसमें इस तरीके की जो है ये संधियाँ की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन अंग्रेज़ जो थे बहुत ज़्यादा चालाक थे, शुरू से पता है हम लोगों को, डिवाइड एंड रूल। तो जैसे ही कोई और बंदा उस पे अटैक कर रहा है, उसके जिससे संधि करी है अंग्रेज़ों ने, तो वो अंग्रेज़ उसकी हेल्प ही नहीं कर रहे जाके। मतलब वो चाहते ही थे कि भई वो आपस में लड़के मर जाएँ और हम लोग जो है फिर इकलौते रह जाएँ लड़ने के लिए, हम भी मतलब फिर राज करेंगे इंडिया पे। तो इस प्रकार की नीति उनकी हमेशा से रही है। एक चूक का सिद्धांत भी था। इसमें बेसिकली क्या है चूक के सिद्धांत में कि किसी राजा का कोई बेटा नहीं होगा, ठीक है? अगर बेटा नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो राज्य होगा ना वो अंग्रेज़ों के अधीन आ जाएगा ऑटोमैटिकली। इसको बोलते हैं चूक का शासन, ठीक है? अगर चूक का सिद्धांत इसको बोलते हैं। मतलब ऑटोमैटिकली अंग्रेज़ों को लड़ना भी नहीं पड़ेगा और फ्री में उनको जो है वो मिल जाएगा। उनको मतलब ऐसा था कि छीनना था बस कैसे भी करके, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनाई इंडिया को हड़पने के लिए, जगह-जगह से खोखला करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, एक पेज पे एक क्वेश्चन निपटाने का मेरा मतलब ये है कि आप बस पॉइंट समझिए कि भाई चूक का सिद्धांत था, एक इलाहाबाद की संधि थी, ठीक है? सहायक संधि थी और एक प्रकार से बक्सर का युद्ध हुआ था और अवध का उदय हुआ था, ठीक है? मतलब कैसे-कैसे हुआ अवध का उदय, फिर उसके बाद आप बक्सर की संधि लिखेंगे, फिर इलाहाबाद, फिर उसके बाद सहायक संधि, फिर चूक का सिद्धांत, ठीक है? ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, ये आपकी बॉडी में काम आएँगे, ठीक है? इंट्रो बाकी आप लिख देंगे, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो इंट्रो, उसके बाद बॉडी जो मैंने आपको बताया ये लिखना है आपको और फिर कंक्लूजन लिख के आपका 4 पेज आराम से भर जाएँगे, राइट? सेकंड क्वेश्चन था ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे को अ, ढांचा जो 19वीं शताब्दी में भारत में विकसित हुआ, उसको बताने की एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। तो प्रशासनिक ढांचा में बेसिकली कैसे वो लोग इंडिया पे उन्होंने राज किया, क्या रीज़न्स थे, किस वजह से राज किया? एक तरीके से क्वेश्चन ये है इनडायरेक्टली कि उनका स्ट्रक्चर क्या था? पुलिस प्रशासन रखना, न्यायालय लेके आए इंडिया में, ठीक है? पहले ऐसा कुछ था नहीं इंडिया में, तो वो सब चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, सिविल सर्विसेज़ लेके आए, जैसे कि आईएएस, आईपीएस बनते हैं ना, तो वो यही लोग लेके आए थे हमारे भारत में, ऐसा पहले नहीं था। उसके अलावा इसमें ही बता रहा हूँ मैं कि भई प्रशासन की जो है दोहरी प्रणाली थी इंडिया में। एक तरफ ब्रिटिशर्स जो थे वो कुछ काम करते थे, एक तरफ जो नवाब थे, जो जैसे कि हार गया कि कोई अंग्रेज़ों से, तो उनको नवाब जो है उस एरिया का जो नवाब है, वो उसका काम होगा उस जगह की जो टैक्सेस है वो लेके और गवर्नमेंट को देना, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिशर्स को देना। मतलब इस प्रकार का जो काम था वो दे दिया गया था। और बिना मर्ज़ी के नवाब कोई भी सेना को हायर नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता या रख नहीं सकता। तो ये था। और जो अंग्रेज़ों की जो सरकार, मतलब वो जो सेना वग़ैरह थी उसको नवाबों को ही पालना पड़ता था, ठीक है? पैसे वग़ैरह देके और सैलरी वग़ैरह वही देते थे उनको। उसके अलावा सिविल सर्विसेज़ जो है वो लाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा इंडिया में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसके फादर कहलाते हैं सिविल सर्विसेज़ के, मतलब मॉडर्न सिविल सर्विसेज़ जिसको हम बोल सकते हैं इंडिया में। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका लाई गई। इसमें जो है सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट 2 प्रकार के कोर्ट थे, यानी कि जिला स्तर पे और जो है फौजदारी अदालत जो होती है उसके स्तर पे। उसके अलावा गवर्नर जनरल जो है उसके अधीन जो है सारा कुछ काम चलता था। बेसिकली जो चार्टर एक्ट्स आपने देखने को मिलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, तो इसका मतलब था कि जो ब्रिटिश बेसिकली सरकार है वो इन पे जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पे अपना जो दबाव है वो बना के रखना चाहती थी, इसलिए इस प्रकार की जो एक्टिविटी थी वो करती थी, ठीक है? भाई कभी रेगुलेटिंग एक्ट ले आई, कभी चार्टर एक्ट ले आई, दिखाने के लिए कि भाई पावरफुल हम है, ये कंपनी नहीं है, हम लोग पावरफुल है। मतलब ब्रिटिश में जो सरकार बैठी, जो संसद बैठी हुई है वो पावरफुल दिखाती थी अपना, और बार बार ये रेगुलेटिंग एक्ट कर लिया, कभी चार्टर कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो वो बेसिकली पावर को बढ़ाने वाली बात थी यहाँ पे, ठीक है, अपनी। उसके बाद पुलिस व्यवस्था, इसमें क्या है, कॉर्नवालिस ने एक
नियमित बल का जो है गठन किया, मतलब एक प्रकार से पुलिस जो है होती है, एक नियमित बल होता है जिसका एक काम डिसाइड होता है कि उसको क्या करना है, ठीक है, रक्षा करनी है ऑब्वियसली। तो वो किया गया अंग्रेजों के द्वारा। उससे पहले इंडिया में कोई पुलिस थी नहीं ना। उसके अलावा भूमि राजस्व प्रणाली बहुत सारी अपनाई गई इंडिया में, आपको पता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जो टैक्स जो कंडीशंस थी वो अप्लाई की गई। जैसे कि स्थायी बंदोबस्त है, इसमें जो है जमींदार जमीन का मालिक होता है, वो टैक्स वसूली करता है, सरकार को देता है, ठीक है, कुछ परसेंट अपने पास रखता है। रैयतवाड़ी में थोड़ा सा जो है किसानों को फायदा हुआ था, जिसमें कि सरकार से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ रैयतवाड़ियों का, मतलब रैयतवाड़ी मतलब जो किसान थे उनका। उसके अलावा महलवाड़ी को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया। इसमें क्या है, पूरे गांव के जो लोग थे वो बेसिकली डिसाइड कर देते कि भाई कितना देना होता है, ठीक है। उसके अलावा आता है आपका प्लासी का युद्ध। तो इसमें क्या है कि ये किसके बीच में हुआ, सबसे पहले सवाल तो ये आना चाहिए आपका। प्लासी का युद्ध जो है ब्रिटिशर्स और बंगाल का जो नवाब था उसके बीच में हुआ, ठीक है। दो लोग थे, बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स। कारण क्या था इसका, सबसे ज़्यादा जो कारण थे इसमें बड़े बड़े वो थे व्यापार विशेषाधिकारों का दुरुपयोग। यानी कि जो बंगाल के नवाब थे ना, उन्होंने ब्रिटिशर्स जो कंपनी थी उनको काफ़ी अधिकार दे दिए गए थे उनके एम्प्लॉयज़ को, कि वो जो है बिजनेस करेंगे तो उनको कुछ परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, और मतलब एक प्रकार की सब्सिडी दे रखी थी उनको, है ना। लेकिन इसका जो उपयोग है ना, अंग्रेज लोग गलत प्रकार मतलब भ्रष्टाचार के रूप में कर रहे थे। कि जैसे कि और इंडियंस जो होते हैं ना वो व्यापारी थे तो उनसे व्यापार कर रहे हैं, और और जो नवाब है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग, मतलब एक्स्ट्रा पैसा, जिससे कि नवाब को जो है प्रॉफ़िट की जगह लॉस हो रहा था, मतलब भारी नुकसान हो रहा था कर का। उसके अलावा कलकत्ता की जो किलेबंदी है वो कर दी गई बिना नवाब के पूछे गए, बंगाल के नवाब से बिना पूछे। जो सैंडफोर्ड कॉलेज था बनी, वो क्या था वो उसकी किलेबंदी कर दी गई, ठीक है। उसके अलावा भगोड़े की जो एक शरण देना, जो एक व्यक्ति था कृष्णदास भगोड़ा था वो एक प्रकार का, और वो बेसिकली खजाना लूट के जो है नवाब का वो भाग रहा था, उसको पकड़ने की बजाय ब्रिटिशर्स ने सहारा दिया, और ये दुश्मनी का कारण बना ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच में। और उसके अलावा उसके बाद फिर एक ब्लैक हॉल ट्रेजेडी हुई, ये भी आपने पढ़ा होगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी में बंगाल के नवाब ने बहुत सारे अंग्रेजों को ना एक कमरे में बंद कर दिया, और ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से, मतलब सांस वगैरह जो है नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। तो अंग्रेज लोग तो वैसे ही गर्मी से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, तो वो लोग वहाँ दम घुटने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, ठीक है, ऑन द स्पॉट। तो इसको बोलते हैं ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर अंग्रेजों में और बंगाल के नवाब में जो दुश्मनी थी वो बढ़ गई आपस में। फिर वो युद्ध होता है ऑब्वियसली, ठीक है। उसका जो प्रभाव था वो क्या था, कि भाई ब्रिटिश शासन की जो है शुरुआत हुई वहाँ से, लड़ाई हुई तो फिर जीत गए वो ऑब्वियसली, जितनी भी बार लड़ाई हुई इंडिया से तो वो जीते हैं ऑब्वियसली। कठपुतली जो है नवाब बन गए हमारे भारत की जितने भी थे। बंगाल की जो आर्थिक शोषण था वो हुआ, और भारतीय शासकों का पतन, ये तो आपको देखने को मिलता ही है। अब देखो मेरे को लगता है कि जो रीज़न था सबसे बड़ा वो ये था कि एकता की कमी थी हमारे बीच में। हमारे जो नवाब थे वो साथ में मिलके अगर लड़ते सारे, है ना, जितने भी उस समय के जो नवाब या फिर जो राजा महाराजा थे, चाहे वो कोई भी जात के हो, कोई भी धर्म के हो, सबको साथ में मिलकर लड़ना था और उनको भगाना था पहले देश से। फिर बाद में आपस में लड़ते बेशक, लेकिन पहले जो घर में बाहर से घुसा है अंदर आके उसको पहले मारो, भगाओ, फिर उसके बाद काम करना चाहिए था, ठीक है। खैर, उससे भी हमें कुछ सीखने को ही मिला, अंग्रेज लोगों ने हम पे राज किया तो हमें सीखने को मिला, लेकिन शायद आज भी हम लोग जो है इसी चीज़ में लगे हुए हैं। गलत तरीके से चीज़ों को दिखाना, प्रेज़ेंट करना जो मीडिया करती है आज, वो उससे हमें बचना चाहिए। उस वजह से हम पहले भी किसी के अधीन रह चुके हैं, और आने वाला समय भी शायद ऐसा ही हो सकता है अगर ये जो चीज़ चल रही है अभी वो कंटिन्यूअसली रहती है तो, है ना? मतलब सच्चाई दिखाना वो सारा बहुत ज़रूरी है। मीडिया का काम जो है, ठीक है? उसके अलावा सेकंड है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रकृति की चर्चा। तो स्थायी बंदोबस्त की प्रकृति बेसिकली जो नेचर है स्थायी बंदोबस्त का वो पूछ रहा है, मतलब बहुत कुछ बता देना है आपको यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि आप नेचर ही बताओ कि क्या होता है, ये क्यों होता है। स्थायी बंदोबस्त नाम आया तो मतलब आपको जो पता है वो बता देना, ठीक है? मैंने क्या-क्या लिखा है, मैंने प्रकृति जो पूछा है वो लिख दिया सबसे पहले तो। यहाँ पे आपको मैंने कुछ मिस कर रखा है कि मैंने इंट्रोडक्शन नहीं लिखे हैं।
तो इंट्रो और कंक्लूजन आपको लिखना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है, जो मैंने बता रखा है ना, जो ज्ञान दिया है आपको, उस हिसाब से आपको उसके इंट्रो बनाना है, और उसके बाद फिर एक इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी लिखनी है, उसके बाद फिर कंक्लूजन लिख के आपको एंड करना है आंसर्स को। प्रकृति में सबसे पहली चीज़ जो है वो है जमींदार को भूमि का मालिक बनाना, ठीक है। यानी कि जो जमींदार था स्थायी बंदोबस्त में, वो भूमि का मालिक था, ठीक है, और टैक्स वसूली करता था किसानों से, उनका शोषण भी करता था साथ साथ में। उसके अलावा किसानों से सीधा संबंध नहीं था उसका, इनडायरेक्टली वो बेसिकली सरकार का, बेसिकली जो सरकार थी वो किसान से संबंधित नहीं थी डायरेक्टली, वो मतलब पहले जो है किसान जमींदार को देगा पैसा, फिर जमींदार जो है सरकार को देगा, तो बीच में एक बेसिकली जो दलाल है या कुछ भी बोलो उसको, वो था, ठीक है। उसके अलावा निश्चित राजस्व जो है, ये जो परसेंटेज है 10-11, इसका एक तरीके से रेशियो था, मतलब मान के चलो कि अगर 1100 रुपये किसान ने दिए हैं जमींदार को, तो उसमें से 1100 में से किसान 100 रुपये रखेगा, बाकी के जो 1000 रुपये हैं वो सरकार को देगा, ऐसे जो है ये सिस्टम था, ठीक है। सनसेट लो, इसमें क्या है, डेडलाइन से पहले जो है टैक्स नहीं भरते थे, तो जो है ज़मीन की नीलामी हो जाती थी, तो ये भी था एक, इसको सनसेट लो बोलते हैं। इसमें मतलब किसान अगर समय तिथि में टैक्स नहीं भरेगा, तो उसको जो है ज़मींदार की नीलामी, जो ज़मीन है उसकी नीलामी कर देते थे, मतलब ज़मीन की नीलामी किसान की बेचारे की। उद्देश्य जो है इसका क्या था कि भाई जो कंपनी है उसको ऑब्वियसली स्थिर रहे, उसकी आय कंटिन्यूअसली उसकी आय आती रहे, प्रशासनिक सुधार जो है वो हो जाए, जो टैक्सेशन है वो ईज़ी रहे सरकार के लिए, क्योंकि फिर ज़मींदार के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी है, वो कैसे भी करके जो है उगा के देगा सरकार को। एक जो है वफ़ादार का वर्ग का निर्माण हुआ सरकार के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए, कि भाई वफ़ादार कौन था? जो ज़मींदार है वो एक तरीके से वफ़ादार था उनका, कि उनको वो पैसे देगा लाके अपने। अगर नहीं देगा तो उसके लिए भी कटने वाली बात है, फिर उसको भी वो अपनी जेब से भरना पड़ेगा, तो वो क्यों भरेगा अपनी जेब से? तो इसलिए उसने किसानों का शोषण करना शुरू किया, ठीक है। पॉज़िटिव्स और नेगेटिव्स भी थे इसके, जैसे कि पॉज़िटिव्स में कंपनी की जो निश्चित आय है वो आपको मिल रही है, प्रशासनिक बोझ में जो है कमी आ रही है, उद्देश्य जमींदार वर्गों का जो उदय है वो हुआ, और कृषकों में निवेश यानी कि बहुत कम हुआ था, पर नहीं, ना के बराबर आप समझो, पर ऐसे लिखा हुआ है तो हम मान लेते हुआ होगा। नेगेटिव्स में क्या है, किसानों का शोषण हो रहा है, और कृषि ठहराव आ गया वहाँ पे, कि किसान फिर क्यों मेहनत करेगा, मतलब उसे पता है कि जो मैं मेहनत करूँगा मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, उस सभी का जो एक्स्ट्रा मैं कमाई करूँगा, तो मैं क्यों मेहनत करूँ एक्स्ट्रा, तो ये तो इससे जो है प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो रहा है सरकार को कहीं न कहीं। उप सामंतवादी बढ़ी और जमींदारों का शोषण, हाँ, वही मतलब सामंतवाद, मतलब एक नया सामंतवाद का उदय हुआ। सामंतवाद मतलब जो पैसे वाले लोग होते हैं, टैक्सेशन करना। आर्थिक संकट जो है वो पैदा होता है इससे, ठीक है, आर्थिक संकट, क्योंकि जो किसान हैं उनको लॉस हो रहा है ना बहुत बड़ी मात्रा में, तो इसलिए आर्थिक संकट, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने इतने ही लिखे हैं, और अगर वीडियोज़ ऐसी और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। अच्छी लगती है तो बताना मुझे कमेंट करके। आप लोग सब्सक्राइब वगैरह तो करते नहीं हो अभी फ़िलहाल में, तो सब्सक्राइब वगैरह, कमेंट वगैरह किया करो, लाइक किया करो। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो, ऐसे नहीं है कि इग्नोर कर दिया, क्योंकि फिर अब फ्यूचर में मैं क्यों बनाऊँगा वीडियो अगर मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा तो, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।